तो हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि क्या नीट के लिए एनसीईआरटी पढ़ना इम्पॉर्टेंट है या इम्पॉर्टेंट नहीं है। मतलब आपको एनसीईआरटी की रीडिंग किसी भी चैप्टर के लिए नीट में करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, वो मैं आज आपके सामने लेकर आया हूँ ये वीडियो, जिसमें हम आपको बताएंगे विद प्रूफ कि क्या ये इम्पॉर्टेंट रहेगा या नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हम ये क्वेश्चंस कुछ देखने जा रहे हैं कि क्या एनसीईआरटी पढ़ने से नीट में क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं या नहीं मिल सकते हैं। तो विद प्रूफ आज आप देख सकते हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन है जो 2022 में आया है। 2022 नीट का क्वेश्चन है ये, और आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये 1200 आरपीएम, 3120 आरपीएम या 16 सेकेंड्स, इस तरीके की जो वैल्यूज हैं वो भी एनटीए ने चेंज नहीं की है। ये एज इट इज एग्जाम्पल रोटेशन चैप्टर से 7.14 एग्जाम्पल है, जो कि आप एनसीईआरटी की बुक में जाकर चेक कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, इस तरीके के और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन ये है मोशन इन वन डायमेंशन से, जिसमें आपसे पूछा गया है कि द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ सेकेंड। तो आपसे पूछ रहा है कि जैसे ही आप किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करेंगे तो वो ऑब्जेक्ट हर एक सेकेंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसका रेशियो क्या है। और आप देख सकते हैं कि मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल 3.6 है, ये एग्जांपल अपने आप इस बात को बताता है कि जो रेशियो है दैट इज 1357, and which is your answer for this. This is also from NEET 2022। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो इस क्वेश्चन में वो आपसे बोल रहा है कि देयर इज अ लिफ्ट जिसके अंदर 2000 kg का लोड है। हाँ, यहां पर 2000 की जगह 1800 है। दैट मीन्स सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू अलग है। इसके अलावा आप अगर बाकी चीजें देखेंगे, is moving up with a constant speed of 1.5 meters per second, is moving up with a constant speed of 2 meters per second. That means सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट है, अदरवाइज लैंग्वेज, क्वेश्चन और उसका पूरा सॉल्यूशन फॉर्मेट सब कुछ बिल्कुल सेम रहने वाला है। इससे आपको एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस पता चलनी चाहिए। और भी हमारे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं देखने के लिए, जैसे कि एक ये क्वेश्चन है कि आपको स्क्वायर लूप का साइड गिवन है, यू आर गिवन विद रेजिस्टेंस, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है और आपसे मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में पूछा गया है। तो ये एज इट इज क्वेश्चन ईएमआई चैप्टर के अंदर जो एग्जांपल 6.2 है उसमें गिवन है, और ये भी 2022 नीट का ही क्वेश्चन है। कहने का मतलब है कि एक ही ईयर में अगर आपको इतने क्वेश्चंस एज इट इज एनसीईआरटी से मिल रहे हैं तो बिल्कुल एनसीईआरटी वर्थ इट है आपके पढ़ने के लिए। और भी क्वेश्चंस है हमारे पास, जैसे यहां पर एक लॉन्ग सोलिनॉइड के बारे में बात की गई है। ये बिल्कुल सिमिलर सोलिनॉइड है एग्जांपल 4.9 में। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कंपैरेटिवली आपको एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन में पहले नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ फाइंड भी करने पड़ेंगे, और वो आपको यहां पर डायरेक्टली गिवन है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब है कि ये एनसीईआरटी वाले एग्जाम्पल से भी थोड़ा इजी क्वेश्चन हो जाता है। इसके बाद आपको नेक्स्ट गिवन है कि एक न्यूक्लियस विद मास नंबर दिस, वो स्प्लिट हो गया है 125 और 64 में। तो ऐसा रेशियो हमें पहले भी निकालने के लिए बोला गया है इन क्वेश्चन नंबर 13.11 और न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर ये बोला गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द गिवन न्यूक्लियर रिएक्शन एज इट इज, ये न्यूक्लियर रिएक्शन एनसीईआरटी में गिवन है न्यूक्लियस चैप्टर के अंदर जो बीटा डीके की रिएक्शन है। तो आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि बिकॉज इट इज 10Ne22, तो हम यहां पर डायरेक्ट ऑप्शन देख सकते हैं, दिस ऑप्शन 4 इज करेक्ट। सिमिलरली एक और क्वेश्चन है, अ बिग सर्कुलर कॉइल ऑफ 1000 टर्न्स। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस इसमें आपको न्यूमेरिकल वैल्यू 500 है, इधर 1000 गिवन है। और उसके अलावा जितनी भी फॉर्मूले हैं, जितना भी कॉन्सेप्ट है, जितनी भी वैल्यूज आपको उसमें पुट करनी है, वो सब एग्जैक्टली सेम है। इसी के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है दैट इज कि हमें इंडक्टेंस गिवन है, कैपेसिटेंस गिवन है, रेजिस्टेंस गिवन है, और ये एक एलसीआर सर्किट है। अगर आप ध्यान से देखेंगे एग्जांपल 7.8 में एनसीईआरटी के अंदर, तो ये बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है जिसमें आपको कैपेसिटेंस,
जिसमें आपको इंडक्टेंस और जिसमें आपको रेजिस्टेंस, ये तीनों वैल्यूज गिवन थे, और इसमें आपसे इंपीडेंस कैलकुलेट करने के लिए और इंपीडेंस के बाद आपसे इसी का जो कैरी फॉरवर्ड क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, जो आपसे यहां पर पूछा गया है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स एट विच रेजोनेंस अकर्स, तो वो भी आप आराम से बता सकते हैं अगर आपने ये एग्जाम्पल खुद से ट्राई किए हुए हैं तब। इसी तरीके से आपको फिर से दो मासेस गिवन है, इन दोनों मासेस को उसने बोला है कि 10 मीटर से एक रॉड से कनेक्ट किया। ये बिल्कुल वैसा ही एग्जाम्पल है जैसा आपको एक HCl मॉलिक्यूल दिया गया है और उनके बीच में आपको कुछ डिस्टेंस बताकर और सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करने के लिए बोला गया है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है दैट इज कि प्लेन और सॉलिड एंगल्स की कुछ बारे में उसकी बातें पूछी गई हैं कि क्या उनके यूनिट सेम है या डायमेंशन सेम है। अगर आपने एनसीईआरटी यूनिट्स एंड डायमेंशंस की अच्छे से रीड की है तो आप देख सकते हैं कि यूनिट्स एंड डायमेंशन चैप्टर के अंदर द यूनिट फॉर प्लेन एंगल इज रेडियन विथ द सिंबल रेड एंड द यूनिट फॉर द सॉलिड एंगल इज स्टेरेडियन। दैट मींस कि दोनों का यूनिट अलग अलग होने वाला है एंड बोथ ऑफ दीज आर डायमेंशनलेस। तो डायमेंशनलेस है दोनों और दोनों के पास यूनिट्स है, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा। आप समझ सकते हैं कि एनसीईआरटी की एक एक लाइन की अपनी कितनी इंपॉर्टेंस है, उसके एग्जांपल्स की कितनी इंपॉर्टेंस है। और सिर्फ यही नहीं, और भी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। जैसे कि आपसे डायमेंशन पूछा गया है तो डायमेंशन इस चार्ट में डायरेक्टली गिवन था। जैसे आपसे एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोली गई है एक 100 किलोवाट ट्रांसमीटर के लिए और 1 आवर के अंदर पूछी है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन वर्क पर एनर्जी चैप्टर के अंदर 128 पेज नंबर पर दिया हुआ है, जिसमें आपको बिल्कुल उसी तरीके से एग्जैक्ट वैसे ही आपको एनर्जी कैलकुलेट करना है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहां पर आपको 1000 वॉट या 1 किलोवाट आवर दिया गया था और यहां पर आपको ये 100 किलोवाट दिया गया है। सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, अदरवाइज जो क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सेम है। आप देख सकते हैं ये कैलकुलेशन भी सेम ही आ रही है ऑप्शंस के अंदर, और वो इसी वजह से है बिकॉज वहां पर सिर्फ एक 100 का डिफरेंस है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पीक वैल्यू पूछा गया है आपसे। ये एग्जांपल 7.1 बी का सॉल्यूशन है एनसीईआरटी के अंदर कि आपसे अगर पीक वैल्यू पूछा गया है तो दैट इज नथिंग बट √2 टाइम्स, तो √2 टाइम्स ऑफ द आरएमएस वैल्यू। ये भी एग्जांपल के अंदर एज इट इज गिवन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज एंड इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो ये भी आपको यहां पर गिवन है फॉर एनी चार्ज कॉन्फिगरेशन इक्विपोटेंशियल सरफेस थ्रू अ पॉइंट इज नॉर्मल। नॉर्मल मींस कि उसका 90 डिग्रीज एंगल रहना चाहिए और 90 डिग्रीज इज द करेक्ट आंसर। तो ये भी एनसीईआरटी में आप पेज नंबर 60 पर जाकर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चैप्टर में चेक कर सकते हैं। इसके बाद आपको ये ग्रेविटेशन चैप्टर से कुछ यूनिट्स पूछी गई थी। फिर से ये यूनिट्स भी एज इट इज इस चार्ट के अंदर सारी गिवन है, आपको ये चार्ट ही एज इट इज उठाकर पूछ लिया गया है, जो कि ग्रेविटेशन चैप्टर में पेज नंबर 199 पर गिवन है। इसके बाद टेम्परेचर वेरिएशन क्या होता है रेजिस्टेंस के लिए इन केस ऑफ कंडक्टर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। आप देख सकते हैं पेज नंबर 104 करंट इलेक्ट्रिसिटी में कि द रेजिस्टिविटीज ऑफ सेमीकंडक्टर्स डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। दैट मींस कि वो वेरिएशन भी आप यहां से आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है इन हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 60 हर्ट्ज और हमसे आउटपुट फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो इसका मतलब ये है कि आप अगर सेमीकंडक्टर चैप्टर में एग्जांपल 14.6 जाकर चेक करेंगे तो आपको क्वेश्चन मिलेगा इन अ हाफ वेव रेक्टिफिकेशन व्हाट इज द आउटपुट फ्रीक्वेंसी इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। यहां पर वैल्यू जरूर न्यूमेरिकल वैल्यू 50 हर्ट्ज गिवन है और यहां पर 60 थी, लेकिन अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे सो द क्वेश्चन इज एग्जैक्टली सेम, क्योंकि वहां पर सिर्फ आपको 60 हर्ट्ज गिवन है, यहां पर 50। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे या फिर इसका जो भी आंसर है, जो कॉन्सेप्ट है विच सेज कि जो आपका आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो उतना ही रहता है जितना इनपुट फ्रीक्वेंसी है यहां पर, तो इसका मतलब ये एज इट इज 60 हर्ट्ज का 60 हर्ट्ज ही आ जाएगा, जो कि अगर आपने एग्जांपल 14.6 किया होगा तो आपको जरूर पता होगा। चलिए नेक्स्ट इज द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। ये भी बिल्कुल एज इट इज आपको एग्जांपल 9.4 में मिल जाएगा, जो कि पेज नंबर 239 पर गिवन है। द स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल इज डिटरमाइंड बाय इट्स शियर मॉडुलस। ये आपसे ट्रू फॉल्स में क्वेश्चन पूछा हुआ है, और इसके बाद आपको ये एक्सप्लेन भी किया गया है कि इट मींस दैट स्टील इज मोर इलास्टिक देन कॉपर।
क्योंकि आपसे नेक्स्ट में पूछा गया है कॉइल स्प्रिंग हैज मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशंस। तो ये भी एज इट इज क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी से आ गया है। इसके बाद एम्पियर सर्क्यूटल लॉ में पूछा है कि एक सिलेंड्रिकल वायर के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका वेरिएशन कैसा होता है, तो वो हमें पता होना चाहिए कि एग्जांपल 4.8 में गिवन है कि जो वेरिएशन है दैट इज प्रोपोर्शनल फॉर द पार्ट जब तक वो पॉइंट सिलेंडर की सरफेस पर है, और उसके जस्ट बाद जो वेरिएशन है दैट गोज एज 1/r, दैट मींस कि वो डिक्रीज करना स्टार्ट कर देता है, which is this option, a linearly increasing function of distance r up to the boundary and then decreasing with 1/r as the variation। चलिए नेक्स्ट फिर से एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हैं। इनफैक्ट जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है वो भी 900 पिको फेरेड इधर गिवन है, इधर भी 900 है। इट इज चार्ज बाय 100 वोल्ट बैटरी, इधर भी 100 वोल्ट बैटरी है। तो आप ओवरऑल अगर देखेंगे तो इतने सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज हैं, चाहे वो थ्योरी से हो, चाहे वो टेबल से हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बैक एक्सरसाइज से हो, जिससे एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस और बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए हम रिकमेंड करेंगे आपको कि आपको एनसीईआरटी जरूर पढ़नी चाहिए। हाँ, जितनी भी डेरिवेशन है, जो बहुत लेंदी डेरिवेशन है, आपको डेरिवेशन बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहां पर आपका टाइम वेस्ट हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं थ्योरी की बात करूं या फिर एग्जांपल्स की बात करूं या न्यूमेरिकल्स की, तो वो आपको जरूर एनसीईआरटी से पढ़ने चाहिए। और एनसीईआरटी आपको रोज एक हैबिट बनानी है कि आपको रोज एनसीईआरटी फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, जितने भी टाइम में आप अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग, मे बी किसी के लिए वो हाफ एन आवर हो सकता है, किसी के लिए वो 1 आवर हो सकता है, लेकिन मेक इट अ हैबिट कि आप एनसीईआरटी जरूर रीड करें। एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। ये सारे क्वेश्चंस जितने भी मैंने आपको बताए ये नीट 2022 के क्वेश्चंस थे, और ये सब क्वेश्चंस एनसीईआरटी से एज इट इज आए हैं। इसके साथ एक और एनसीईआरटी की बुक है विच इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से भी क्वेश्चंस एज इट इज आते हैं। अभी अगर हम इसी क्वेश्चन पेपर को विच इज नीट 2022 अगर आप उसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस ऐड कर देते हैं, तो ये ओवरऑल मिलाकर अराउंड 35 क्वेश्चंस बनते हैं जो एज इट इज एनसीईआरटी या एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से गिवन है, और वही एनसीईआरटी को इंपॉर्टेंट बनाता है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी विद प्रूफ कि एनसीईआरटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपकी तैयारी के लिए। तो आप जरूर से अपनी तैयारी में इंक्लूड करें। ऐसी ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे जो आपको सपोर्ट करे आपकी तैयारी करने के लिए, और जो भी हमने प्रॉब्लम्स लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी वो एक एक करके हम इसी तरीके से सॉल्व करते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।